ચાલો ભાઈ, છેલ્લે two small balls A and B, each of mass m, are joined rigidly to the ends of a light rod. એટલે ક્વેશ્ચન શું છે, જરાક જોજો આ બાજુ કે બે બોલ આપેલા છે અને કોની સાથે જોઈન્ટ થયેલા છે, બરાબર, એક લાઇટ રોડ સાથે ઓફ લેન્થ એલ. ફિગર આપેલી છે. ધ સિસ્ટમ ટ્રાન્સલેટ્સ એટલે રેખીય ગતિ કરવી ભાઈ ગુજરાતીવાળા, ઓન અ ફ્રિક્શનલેસ હોરિઝોન્ટલ સરફેસ with a velocity v0 in a direction perpendicular to the rod. A particle p of mass m kept at rest on the surface sticks to the ball A as the ball collides with it. मिस ध्यान है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये सलिया ऐसे जा रहा है, कौन चिपका हुआ है, दो मास. जैसे ही ये जा रहा है ना, पी के पास एक एम मास है, उससे वो टकरा रहा है. फिर द लीनियर स्पीड ऑफ बॉल ए बी एन बी आफ्टर द कोलिजन. तो कोलिजन के बाद में ये दोनों की स्पीड क्या होगी वो हमें निकालना है. देख तो कौन है, तो तू और भक्ति साथ में ही थे. कौन, पापा छोड़ गए, हम. चलो, पहला ही प्रॉब्लम है. यहाँ पे क्या है, आपको ऐसा दिया गया है, एक रोड है भक्ति, और रोड के साथ ए और बी के पास एम मास के ऐसे दो पार्टिकल चिपके हुए हैं. फिर ये बताया गया है दोनों की स्पीड v0 है, इसकी भी स्पीड v0, इसकी भी v0, यानी कि ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है. अब आपको पता ही होगा, ऐसे जा रहा है, जैसे ही यहाँ पे अड़चन आएगी ना, अड़चन, तो ये अपनी मोशन कीप करेगा क्योंकि इसके पास इनर्शिया है, इनर्शिया नहीं मास, और ये ऐसे घूमेगा. सिंपल प्रॉब्लम. और ये इसे चिपक जाए तो ये भी साथ में ही जाएगा. तो कोलिजन किसके बीच होगा, यहाँ पी पे एक पार्टिकल है कितने मास का है, एम. तो जैसे जैसे ये सड़िया आगे जाएगा, पता चला किसके साथ टकराएगा, हाँ देखो, यहाँ से ऐसे वो जाएगा और यहाँ पे टकराएगा. अब टकराने के बाद वो जो है ना, ये चिपक जाता है किसके साथ, ए के साथ. ये जो पी वाला पार्टिकल है ना, वो ऐसे चिपक जाता है. अब ये दोनों के बीच कोलिजन होगा, इससे क्या इसको फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा. कोलिजन के टाइम ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर फोर्स लगाएगा. ये किसने लगाया, आ कोनी पर लाग्યું भाई, अब पी पर आम लागશે, एफ पी ए, तो एफ ए पी. हाँ, सो आ डिरेक्शन में कोई फोर्स लागવાનો नहीं, नहीं, तो ये अपनी मोशन कीप करेगा. तो आफ्टर कोलिजन दोनों की स्पीड निकाल ली. चलो, ए और पी बराबर चिपक जाता है, यानी परफेक्टली
ઇનઇલાસ્ટિક કોલિઝન. ગુજરાતીમાં બોલતા હોય હરિવંશ. ઇલાસ્ટિક ઉતરી ગયું તો પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક કોલિઝન. ઓકે, ઇલાસ્ટિક ઉતરી ગયું તો કે કૂતરું યાદ કે તું યાર દોસ્ત મને બોબડો નહીં સમજતી હતી. પરફેક્ટલી મને પરફેક્ટલી ઇનઇલાસ્ટિક કોલિઝન મતલબ ગુજરાતીવાળા સંપૂર્ણ અસ્થિતિસ્થાપક સંખ્યા. અમુક તો આ બધી કોમેન્ટ જોવા માટે જ વિડીયો જોતા યુટ્યુબ. મારે છે મને કે તમે અપલોડ કરો ને તો હું ખાલી અત્યારે તો એ મેડિકલમાં છે કે તમે હું કોમેન્ટ કરો ને એ સાંભળવા માટે એમ કે જો ફ્રેશ થઈ જાવ એમ કે હજુ એ બધા સબસ્ક્રાઈબરો જોઈએ છે. તો સંપૂર્ણ अस्थितिस्थापक संख्या. अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों के बीच जैसे ही परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ ना तो ये दोनों चिपक गए. तो आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन किसके पास मोमेंटम था? mv0 इसके पास था ना, वो p वाला तो 0 था और फिर बोले 2mv, अरे अच्छा 2m और ये v, क्योंकि आफ्टर कोलिजन अब ये v0 नहीं होने वाली, ये दोनों की स्पीड आ जाएगी कैपिटल V, तो v0/2. तो ये दोनों v0/2 से जाएंगे और ये तो अपनी वेलोसिटी v0 है क्योंकि उस पर कोई फोर्स लगा नहीं है. लेकिन होगा क्या, अब क्या होगा बोलो, एक एंड कम वेलोसिटी से जा रहा है, एक ज़्यादा. अब ये मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा यानी ये एंगुलर मोशन चलेगा. हाँ, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वो रोटेशनल मोशन करेगा. अब इसका COM हमारा सिस्टम किसका है? रोड ने तो भूल ही जाओ ना, कारण के रोड है ना भाई मासलेस से. तो अपना सिस्टम में कौन है खबर? ए पार्टी, पहला तो बी पार्टिकल, ए पार्टिकल અને પી પાર્ટિકલ. હવે તમારે ક્વેશ્ચન બીજો બહુ સરસ આપ્યો છે. ધ વેલોસિટી ઓફ સેન્ટર ઓફ માસ સી ઓફ ધ સિસ્ટમ A + B + P. चलो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास? तो सेंटर ऑफ मास ત્રણનું સિસ્ટમનું, આ એ અને બીનું સિસ્ટમનું સેન્ટર ઓફ માસ અહીંયા હોયેલા. આ સી જે છે ને એ અને બીનું બરાબર સેન્ટર, પણ આપણે ત્રણને ત્રીજાને જોવાનો છે. તો આ ત્રણનું બોલો સેન્ટર ઓફ માસ ક્યાં હશે? બોલો અહીંયા નીચે હશે. કોઈ કહેશે ડાયરેક્ટ મને કેટલા ડિસ્ટન્સ હોય? હવે આ બાજુ 2m માસ થઈ ગયું, અહીંયા m, આની લેન્થ l. તો ભક્તિ ડાયરેક્ટ લખતા આવડવું જોઈએ. આ બધું થોડા મોટા થઈએ ને પછી એમ ગણવાની બેસાય, m1 2m1 આમ તે. મને આટલું આવડે કે આ જે પણ સેન્ટર ઓફ માસ હશે ને ભાઈ, ત્યાંથી આનું ડિસ્ટન્સ r1 હોય, આનું ડિસ્ટન્સ તો પેલા ફોર્મ્યુલા તમને યાદ હશે, r2 = r, r એટલે l, હા, m1 + m2 એટલે કે r2 = rm1, इसको मैं m1 लेता हूँ 3m l/3. जो जाड़ा होगा वो बोला जरूर, जो जिसका मास ज़्यादा होगा वो उसके करीब होगा, पता है ना, ये l/3 और ये 2l/3. સમજ પડે? હવે આવું છે ને થોડું એમ મનમાં પણ એમ યાદ રાખવાનું. આ બધું આખો ડિટેલ એનાલિસિસ તમને આપતો છું કે દાખલામાં કેવું કેવું તમને નીટવાળાને પૂછી શકે. સેન્ટર ઓફ માસ શોધતા આવડે? સરસ. હવે આની વેલોસિટી બોલો કેટલી હતી આફ્ટર કોલિઝન? v0/2, કારણ કે આ a + p હતા, चिपक गए थे और ये v0. श्रीजा क्या हो रहा था पता है? ये जो है ना AB एक लाइट रॉड है, दो चिपके हुए
मास है ए और बी के पास, वो ऐसे ऐसे जा रहा है, देख देख, और यहाँ पे एक पार्टिकल खड़ा है, ये टकराया, कौन, ए बी के साथ, सॉरी पी के साथ, पी चिपक गया, तो ए और पी के बीच परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। तो क्या होगा, चिपकने बाद ए और पी की वेलोसिटी आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से निकालोगे। क्यों लीनियर मोमेंटम कंजर्व हुआ, ए ने पी पे लगाया फोर्स, तो पी ने ए पे, तो ये तो इंटरनल फोर्सेस है, तो चिपक गया यानी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो वी क्या आएगा, V0/2। तो ये दोनों की V0/2, अब इसकी तो V0 ही रहेगी क्योंकि उस पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो अब ऐसा तेरे को पता ही है कि ऐसे जाएगा, ऐसे टकराएगा, तो ये तो आगे ही मुड़ेगा ऐसे। तो ये सड़िया क्या होगा, यहाँ से अभी आगे जाके बोलो ये ऐसे बेंड होगा, अला भाई मुड़ेगा, बेंड तो ना कहवाय पर मुड़ेगा, बी इधर और ए और पी ऐसे। अब हमें निकालनी है ओमेगा कि ये कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, पहले VCM फाइंड करना है। चलो VCM તમારી મરજી, બે રીતે કરી શકો, બિફોર કરો કે આફ્ટર કરો, પણ સેન્ટર ઓફ માસ કયું લેવાનું, સિસ્ટમનું। હા ચલો, તો VCM mv0 પ્લસ 2mv0/2, મેં આફ્ટર કોલિઝન લઈ લીધું, બિફોર લો તો એ આ જવાબ આવશે, કારણ કે જે કંઈ ફોર્સીસ લાગ્યા તે ઇન્ટરનલ, તો VCM કેવું રહેશે, કોન્સ્ટન્ટ, તો બિફોર ગણો કે सेंटर ऑफ मास पेलू, हाँ जो ये मैंने बताया वो वाला, तो आएगा 3 है। क्या आएगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी याग्निक, mm कट, सॉरी mm तो कट थी जाए, तो 3, यानी कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ना उसकी वेलोसिटी 2v0/3 है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना वेलोसिटी बढ़ती जाएगी पॉइंट्स की। अब आपको क्या बोला गया है, तीसरा क्वेश्चन, द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम अबाउट सी, अबाउट सी बोला गया है, तो विथ रिस्पेक्ट टू सी बोला गया है। अब मैं क्या बोलता हूँ पता है ना, वो जब मैंने पढ़ाया था, ये जो फैन है ना, फैन के हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी अलग होगी, ज़्यादा दूरी पे होगा v = r ओमेगा, उसकी v लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, कम दूरी पे होगा कम, लेकिन ओमेगा तो सभी के लिए सेम होगा। क्यों, पंखे ने एक रोटेशन कंप्लीट किया तो उसके हर एक पार्टिकल, चाहे वो करीब हो, मीन्स वो गरीब हो या दूर अमीर हो, गरीब जिसकी वेलोसिटी कम होती है गरीब होता है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होता है अमीर होता है। पैसे आने की वजह से उसकी ऐसे मोशन बढ़ जाती है, यहाँ से कुछ लाऊं, यहाँ से कुछ लाऊं, हाँ। तो करीब वाला रोटेशनल एक्सिस वाला वो गरीब और वो अमीर, लेकिन सबके पास सेम क्या है, ओमेगा। जो तो ઓમેગા બધાનું સેમ જ થાય। હવે આ લોકો સીની રિસ્પેક્ટમાં કીધું ને, તો આ એ બધું મેં સમજાવેલું યાર। એક વખત હું આમ જતો હતો બાઇક પર, હરિવંશ પણ આમ જતો હતો, મારી સ્પીડ 10 મીટર/સેકન્ડ હતી, એટલી બધી નહીં યાર, ચાલે એમ તો ચાલે 10 km/h, સોરી તો ચાલતા જાય ત્યાં ચાલીને જવાય। ચાલો, હરિવંશની 20 મીટર/સેકન્ડ, તો બોલો હું જેવો હરિવંશને આમ જોઉં ને, હું એમ જોઈશ, આમ કરીશ, હરિવંશ હાય એટલે જોયા વગર મને એમ, એ આમ આગળ જાય એટલે પછી મારે શું કરવું પડે, બોલે આમ ડોકું ફેરવવું પડે કે નહીં, विथ रिस्पेक्ट टू मी हरिवंश ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, तो ऐसे मुंडी हिलानी पड़ेगी, मुंडी हिलाई ओमेगा आया, अला एंगल बना ओमेगा आया, ओमेगा d(θ/dt)। तो मैंने उस टाइम ऐसा पढ़ाया था कि मेरे रिस्पेक्ट में हरिवंश की कितनी वेलोसिटी है, अभी भी पढ़ाया था मैंने सर्कुलर मोशन के टाइम,
वो रिपीट करवाया था। तो हम दोनों एक ही डिरेक्शन में है, तो v रिलेटिव आएगा 20 माइनस 10 10 થઈ જઈતી એક જ ડિરેક્શનમાં હોય તો बराबर। v इज इक्वल टू आर ओमेगा यूज़ करने की कौन सी शर्त है? ये तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। चलो ये v है, मेरी रिस्पेक्ट में हरिवंश कितनी स्पीड से ज़्यादा जा रहा है? 10। तो ये मैं जो ब्लू करूँगा ना वो रिलेटिव, v रिलेटिव 10। हाँ, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 मीटर की दूरी से वो जा रहा था। मेरे को बोला जाए कि ओमेगा फाइंड करो, तो ओमेगा इज इक्वल टू v रिलेटिव अपॉन r। 2 रेडियन पर सेकंड से वो एट दैट मोमेंट जा रहा है। एट दैट मोमेंट 2 रेडियन पर सेकंड की स्पीड से वो जा रहा है। तो ऐसा यहाँ पे भी सोच सकते हो ना। सी के रिस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है, तो कोई भी ले लो पार्टिकल। सी के रिस्पेक्ट में कौन लेंगे? बी को लेते हैं। हाँ, तो बी सी की रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में ऐसे आपको जाता हुआ दिखाई देगा? तो यार चाबी, थैंक्स। तो सी की रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कौन बोलेगा? सी की रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कौन बोलेगा? v0/3 ये तारी v0 माइनस 2v0/3 यानी v0/3। अच्छा, ये दूरी कितनी है दोनों की? 12/3। देखा, काम लग गया ना। तो ओमेगा कितना आएगा? ओमेगा बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, हाँ, v0/3 डिवाइडेड बाई 12/3 v0/12। अब देखते हैं, यानी कि सी अपनी मुंडी ऐसे हिलाएगा, उसको भी ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। अब देखते हैं कि ए और पी कैसे दिखाई देते हैं। हाँ, देखना, जो समझा रहा हूँ वो समझना। अभी तक तो रट्टा ही मारा हुआ है। थीटा सेम है, जितना थीटा वहाँ पे ऐसे चेंज होता हुआ दिखाई देगा वहीं तो यहाँ पे भी होगा ना। ये भी सेम होनी चाहिए। तो चलो थोड़ा पर्पल कलर से दिखते हैं। सी के रिस्पेक्ट में ये बोलो पीछे छूट रहा है। हिंदी पता चला क्यों पीछे छूट रहा है? इसकी ज़्यादा है वेलोसिटी, इसकी कम है। तो इसकी बोलो रिलेटिव v ए सी। हाँ, तो ऐसे तो आप ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे यार, तो माइनस में आएगी। देखो माइनस में आई, इस वजह से एरो इधर डाला हुआ है। तो कितना आएगा? -v0/6। तो ये v0/6 से पीछे जा रहा है। बस हो गया। ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी कितनी है वेलोसिटी? और डिवाइडेड बाय v0/, और इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है। कोई भी ले लो, आंसर सेम है। कोई बोलेगा सर अगर मैंने रेफरेंस पॉइंट सी नहीं ए पी लिखा विथ रिस्पेक्ट टू ए पी, अब क्या हो सकता है? तो बेटा वही हो सकता है ना। इसके रिस्पेक्ट में सी कितनी जा रहा था? बोलो, ये आगे जाता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ से देखूँगा ना तो ऐसे मेरे को दिखाई देगा। सड़िया तो सड़िया ही होगा ना यार। बी यहाँ पे पहुँचेगा, सी यहाँ पे होगा, और यहाँ पे थोड़ा आगे जाके हम देखेंगे ना तो वो टिल्ट हुआ होगा ना, ऐसे सेम टू सेम आएगी। चलो मैं डायरेक्टली ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लेता हूँ। हाँ, देखना
कितनी स्पीड से जा रहा था? v0/2। ये कितनी स्पीड से जा रहा है? तो विथ रिस्पेक्ट टू ए कितनी स्पीड आएगी? v0/2। અલા હું 10ની સ્પીડે જતો તો હરી 20ની સ્પીડે, તો મારી રિસ્પેક્ટમાં 10। ચાલો अब अला ओमेगा नहीं है, वेलोसिटी। हाँ, अब ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए देखो v0/2 अपॉन है v0/2। ये लिख के मैं क्या साबित करना चाहता हूँ कि ओमेगा जहाँ से भी आप दर्शन करो, कोई भी पॉइंट से आप दर्शन करो, ओमेगा सबके लिए सेम होगा। यही तो अच्छा वाला पार्ट है किसका? एंगुलर मोशन का, रोटेशनल मोशन का, कि आप ओमेगा चाहे कहीं से भी निकालो, ओमेगा सेम टू सेम रहेगा। क्या बदलता रहेगा? लीनियर वेलोसिटी। देखो देखो अलग अलग है, लेकिन ओमेगा तो आपको क्या मिलेगी? सेम ही मिलेगी। हाँ, तो ऐसे टॉपिक्स आपको बार बार ऐसे याद रखने हैं, तब जाके माइंड में सेट होंगे। चलो ये नीट के लिए आता ही है। अ मीटर स्टिक इज हेल्ड वर्टिकली विथ वन एंड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। इट इज़ जेंटली अलाउड टू फॉल ऑन द फ्लोर। जेंटली मतलब हरिवंश, जेंटली मतलब જેન્ટી ભાઈ પાડી નહીં, ધીમેથી। જેન્ટલ એટલે ધીમેથી, જેન્ટલી જેન્ટલી, જેન્ટલમેન તો પેલો થાય। ઇટ ઇઝ જેન્ટલી એકદમ હળવેથી એમ, બહુ એફર્ટ નહીં આપવાના। અલાઉડ ટુ ફોલ ઓન ધ ફ્લોર એઝ્યુમિંગ દેટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ફ્લોર ડઝ નોટ સ્લીપ। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड व्हेन हिट्स द फ्लोर। चलो तो देखना, ऐसे भी दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। जयती, क्या आपको दिया हुआ है? मीटर स्टिक दी गई है। कहाँ पे रखी हुई मीटर स्टिक है? मिस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे। क्या होता है? इसे हमें गिरानी है, गिर जा। जैसे ये गिरेगी, बीच बीच वाली पोजीशन ऐसी आएगी कुछ। धर्मी, बीच वाली पोजीशन कुछ ऐसे आएगी। हाँ, सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। एक पार्टिकल की मोशन सर्कुलर और पूरा सड़िया रोटेशनल, क्योंकि ये स्लिप नहीं हो रहा है, ऐसा बताया गया है। स्लिप नहीं हो रहा है यानी कि आगे की ओर कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शन। क्यों फ्रिक्शन आगे की ओर लगा? वांट टू स्लाइड बैकवर्ड बट कान, तो फ्रिक्शन आगे। कौन सा वाला फ्रिक्शन लगा? ये नहीं लगता तो स्लिप થઈ જાય કે नहीं भाई? सारू। दूसरा कौन सा फोर्स लगता है यहाँ पे? नॉर्मल। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ही नहीं है, क्वेश्चन तो एकदम बढ़िया वाला है। कितनी एंगुलर स्पीड से वो गिरेगी? तो वो जब गिरेगी ना मीटर स्टिक, तो जयती जब ऑन द वर्ज ऑफ टच द हॉरिजॉन्टल सरफेस, जब हॉरिजॉन्टल सरफेस को छूने की तैयारी में होगी, उस टाइम ओमेगा कितना होगा? वही तो पूछा हुआ है। चलो विथ रिस्पेक्ट में ये पॉइंट ले लेता हूँ। ये पॉइंट, अला ओ पॉइंट को मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तो मैं क्या बोलूँगा? ओ पॉइंट की रिस्पेक्ट में क्या होगा? बोलो। प्योर रोटेशनल मोशन करेगी ये। चलो खोया पाया करते हैं। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट से वो गिरा? L/2।
यहाँ पे एनर्जी कंजर्व होगी, क्यों? स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी एनर्जी लॉस नहीं करवाता, काइनेटिक लॉस करवाता है, पता है? पढ़ाया था पिछली बार, भूल जाओ तो वो वीडियो में डाल रहा हूँ, वो देख लेना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन थी भाई, एनर्जी लॉस न था, उल्टाનું એ સ્ટેટિક ફ્રિક્શન જ આને રોટેશનલ। तो यहाँ पे अगर काइनेटिक फ्रिक्शन होता तो हीट के फॉर्म में एनर्जी लूज होगी। हाँ, पछू आपવાનો છે એક દાખલો જે કરી આપે, આખું ચેપ્ટર પૂરું થાય પછી જે કરી આપે એને 500 ml दूध, ચાલો તો 500 ml ગીર ગાયનું दूध, સારું કિટકેટ મારી પાસે 5 પલ્લી છે, બધા બર્થડેમાં આપી જાય છે, ત્યારે એક મેં ખાધેલી, 2 આપેલી ને તમને, ચાલો તો કિટકેટ 2 રૂપિયા, 5 રૂપિયા વાળી, તો ધ્યાન આપજો, 10 રૂપિયા નહીં આવે, 5 રૂપિયાની વધી ગઈ કિંમત, હો તારી લે, 5 રૂપિયામાં લાવતો। चलो तो अब बाजू ध्यान आपो, खोया पाया करते हैं, मीटर स्टिक ने क्या खोया? पोटेंशियल एनर्जी खोई, कहाँ पे गई? रोटेशनल काइनेटिक, सिर्फ रोटेशनल लिखने का, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू वो प्योर रोटेशनल मोशन। चलो तो mgh हाफ ml²/3 अला भाई बोलो मोड़े कर लूँ ने, mm चला जाएगा, h क्या आएगा? L/2, तो LL भी गया, 2 भी गया, ओमेगा इज इक्वल टू 3g/L, 3g मीटर स्टिक है, 1 मीटर की आती है, 35 से ज़्यादा आएगा, 5.4 रेडियन पर सेकंड। इतना आंसर आपको मिलेगा। चलो ये नीट का आदर्श क्वेश्चन है ये। चलो अब ये वाला जो है ना, उसमें मैंने बताया था आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना है, ये पूरा याद रखो चलेगा, नहीं याद रखो तो भी चलेगा। स्मूथ सरफेस अगर होती है तो ऐसा होता, स्मूथ सरफेस पे उसे खिसकना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, मतलब कि सरफेस स्मूथ। तो देखना ये भी अच्छा वाला कंसेप्ट। थैंक यू मिस। ऐसे क्वेश्चन करो आप। उसको कैसे वो क्वेश्चन ऐसा जनरेट हुआ। तो अगर स्मूथ सरफेस होती तो हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे गिरता पता है? mg का फोर्स तो नीचे ही लगता है। अब एक नॉर्मल का फोर्स ऐसे लगता है, फ्रिक्शन तो है नहीं। अब mg ही वर्क करेगा, जैसे ही mg वर्क करेगा ऐसे आपने घुमाया थोड़ा सा तो ये सरकने लगेगा। कौन सा वाला एन? नीचे वाला जो एन है ना, वो ऐसे सरकेगा। थोड़ी देर में वो यहाँ पे आ जाएगा। अलग अलग परिस्थितियाँ मैं दिखा रहा हूँ और लास्ट में ऐसे आ जाएगा। हर बार आप देखोगे ना तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास है ना,
ध्यान, वो तेरे को ऐसे गिरता हुआ दिखाई देगा। इसमें सिर्फ एन जो है ना, एन वो आगे और आगे और आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे तो वो कहाँ पे आ जाएगा? सेंटर पे आ जाएगा, क्योंकि वो जब गिरेगा तो पूरा, तो ऐसे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे गिरेगा? वर्टिकल मोशन, उसकी मोशन क्या होगी? वर्टिकल। यहाँ पे भी आप विथ रिस्पेक्ट टू एन देखोगे ना, तो ये क्या करेगा? प्योर रोटेशनल मोशन, हाँ क्या ना? उसका सेंटर ऑफ मास ऐसे गिरा तो उसकी स्पीड क्या आएगी? क्या √2gh आएगी? साथ में वो एन भी है, वो उसको घुमा भी रहा है, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिख सकते, यहाँ पे दो मोशन होगी। सेंटर ऑफ मास आपको वर्टिकल मोशन करता हुआ दिखाई देगा, और वो सड़िया बोलो कौन सी वाली मोशन? रोटेशनल मोशन। ભાઈ કે ખબર પડે તમને? આવું તમને દેખાશે. હવે એ છે ને ક્વેશ્ચન થોડો વિચિત્ર છે, પણ તમને નીટમાં આવું પૂછાય, આ ક્યાં પડે? તો બરાબર નીચે. હવે આ ક્વેશ્ચન જુઓ. તમને એવું કીધું કે પહેલાં આ વર્ટિકલ સાથે એક સળિયાને, એક રોડને 60 ડિગ્રીના એંગલ પર રાખેલો છે. હું ત્યાંથી જેવો આને રિલીઝ કરું છું, તો જ્યારે આ એંગલ 37 ડિગ્રીનો થાય ને, કેટલી ડિગ્રીનો થાય? 37 ડિગ્રીનો થાય, તો ત્યારે આના એન્ડ પર જે પાર્ટિકલ છે ને, એના એન્ડ પર જે પાર્ટિકલ છે ને, એ પાર્ટિકલનું ફોર્સ શોધવાનું છે. પાર્ટિકલ પર કેટલું ફોર્સ લાગે તે શોધવાનું છે. સાંભળજો, પહેલાં સળિયો ક્યાં હતો? 60 ડિગ્રી, અને જ્યારે એંગલ કેટલો થાય? અહીંથી આપણે રિલીઝ કરવાનું છે. તો આ ટીપ પાસે જે પાર્ટિકલ છે એની પરનું શું શોધવાનું કીધું? ફોર્સ. આનું માસ કેટલું છે? dm. એવું આપી દીધેલું. એમ આપ્યું હોય તો એમ લખવાનું, dm આપ્યું dm. મને તો આટલું જ ન્યૂટને શીખવેલું કે તારે કોઈના પરનું પણ ફોર્સ શોધવું હોય ને, તો તને માસ ખબર હોવી જોઈએ અને એનું એક્સિલરેશન. તો આનું માસ dm, અને આ પોઝિશન પાસે આવે તો એની પાસેનું એક્સિલરેશન શોધવાનું. હવે પૂછવાનું આને કે તું ગાંડા અહીંયા આવે તો તું શું કરે? તે કહેશે હું તો જો ગાંડા, જો હું સર્ક્યુલર મોશન કરું છું, એ આપણે એને ગાંડા કહીએ તો એ પણ ગાંડો કહી જ શકે કે હું તો સર્ક્યુલર મોશન કરું છું. અચ્છા, તો સર્ક્યુલર મોશન, યુનિફોર્મ સર્ક્યુલર મોશન? તો જવાબ આપે ના. યુનિફોર્મ સર્ક્યુલર મોશનમાં શું થાય? વેલોસિટી કોન્સ્ટન્ટ બોલતી જ નહીં મિસ. હા, આટલું સિમ્પલ છે. हाँ तो बोल, मिस ने बोला गालियाँ खाएगी तू आज, पक्का बोल रहा हूँ. तेरे को आज खाना नहीं भाएगा. મેં કીધું થોડો પોઝ લેવાનો મગજમાં, અને બધું છે ને નાનું નાનું ભેગું કરવાનું. તમે નીટવાળા છો, નાનું નાનું ભેગું કરો. એક્સિલરેશન કોન્સ્ટન્ટ મતલબ એ વેક્ટર છે. વેક્ટર કોન્સ્ટન્ટ મતલબ એનું મેગ્નિટ્યુડ પણ કોન્સ્ટન્ટ, ડિરેક્શન. અને સર્ક્યુલર મોશન હોય ને તો વેલોસિટી એ કોન્સ્ટન્ટ નથી. બે ટાઈપની મેં ભણાવી, બે ટાઈપની. વાંચી જ નહીં હોય ઘરે ગઈને, ખાઈ પીને સૂઈ ગયા હશે. બોલો 100%. અહીંથી જાય એટલે બોલો ખાઈ પીને સૂઈ જાય. અહીંયા આવે એટલે 4-5 જણા સુખ દુઃખની વાત કર્યા કરતા હોય. અચ્છા, તો મને આમ થયું, મને તેમ થયું. ચાલો, તો માથીમાં દુખતું, એની કરતાં 2 ઘડી વાંચતા હોય તો. સ્પીડ કોન્સ્ટન્ટ મિસ, બટ વેલોસિટીની ડિરેક્શન તો વેક્ટર વી નોટ કોન્સ્ટન્ટ. આવું બધું મેં લખ્યું છે. બોલો, ખાલી તમે વાંચવાની જરૂર છે. લોકો ઝેરોક્સ કરાવીને આ બધું એક સાહેબ બરાબર લખ્યું.
ડિમાન્ડ છે ઝેરોક્સની. કારણ કે બધું મેં કીધું હોય વી કોન્સ્ટન્ટ બટ વેક્ટર વી નોટ કોન્સ્ટન્ટ, ઓમેગા કોન્સ્ટન્ટ વેક્ટર ઓમેગા કોન્સ્ટન્ટ, આવું બધું મેં લખેલું છે. પાછું તમે રિવિઝન એ કરાવ્યું ખબર છે તમે કેમ લે સીએમ પછી તું રોટેશનલમાં તો બેઠેલી જ ને મિસ. તો યુનિફોર્મ સર્ક્યુલર અને નોન યુનિફોર્મ સર્ક્યુલર એ તમારા માટે જ મેં ભણાવેલું. આ લોકો તો બધું આવડતું હતું, વાંચી લેવાનું. हाँ अब तेरा क्वेश्चन तेरा आंसर भी गलत. वेक्टर एसी इधर होगा, यहाँ पे वेक्टर एसी इधर होगा. एसी का मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर बाय आर वो कांस्टेंट है, लेकिन वेक्टर तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि वेक्टर एसी कांस्टेंट. એટલે કહું કે જ્યાંક વિચારો કે હું વેલોસિટી કોન્સ્ટન્ટ બોલું ને એટલે મારા મગજમાં શું હોય ખબર, મેગ્નિટ્યુડ અને ડિરેક્શન. અને વેલોસિટી કોન્સ્ટન્ટ હોય ને આ લોકોને બરાડા પાડી પાડીને મેં કીધું ખાલી સ્ટ્રેટ પાથ જ હોય, ખાલી સ્ટ્રેટ પાથ જ હોય. जैसे ही मुड़ा वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज. चलो फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाया था. स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. जब इंक्रीज होगी तो यहाँ पे एटी आएगा, यहाँ पे कौन आएगा एसी, और ये आएगा आपका ए. सही बोला मैंने. अब क्या लिखोगे, अब इसे घूमने के लिए बोलो एक्सेलरेशन तो होगा ना. कौन प्रोड्यूस करेगा एक्सेलरेशन का बाप कौन है, फोर्स. तो यहाँ पे अगर मेरे को फोर्स फाइंड करना है तो एम ए, और ए इज इक्वल टू क्या, बराबर है भक्ति, पता चला आपको. अच्छा तो यहाँ पे भी ऐसा ही तो है. आपको पता है यहाँ से जब रिलीज होगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी या कांस्टेंट रहेगी, बढ़ेगी. कांस्टेंट नहीं रहेगी, नहीं, क्योंकि ज़ीरो था, यहाँ पे मैक्सिमम होती है. तो स्पीड तो बोलो ज़ीरो से बढ़ती बढ़ती जाएगी, यानी कि यहाँ पे एटी भी हो. दूसरा, ये पार्टिकल कौन सी मोशन कर रहा है, सर्क्युलर. अला भाई सर्कल છે આ, દેખાય કે નહીં? આ कौन सी वाली सर्कुलर, नॉन यूनिफॉर्म वाली. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर करनी हो तो पार्टिकल के पास दो दो एक्सेलरेशन चाहिए. एक चाहिए एसी, एटी. अब एसी कैसे फाइंड करोगे पता है, समझाता हूँ. देखो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था, L/2 cos 60, फिर यहाँ पे आ गया L/2 cos 37. कितनी ऊंचाई कम हुई, L/2 cos 37 माइनस cos 60. ज़्यादा में से कम आपको सब्सट्रैक्ट करना है. देखो मैंने यही किया हुआ है. कितनी हाइट कम हुई, 3L/20. अब ये 3L/20, अब देखते हैं कि रोड कैसा है. Uniform rod pivoted its upper end and hangs vertically. It is displaced to an angle. हाँ, रोड हमारा यूनिफॉर्म रोड ऐसा लिखा गया है. रोड क्या है, यूनिफॉर्म. मास बास उसका कुछ है नहीं तो कोई बात नहीं. चलो एच जितना नीचे हुआ तो विथ रिस्पेक्ट टू वो क्या करेगा, प्योर रोटेशनल. रोड है रोड. तो कितनी हाइट कम हुई, एच कहाँ पे गई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. आई यानी क्या आएगा, ml²/3. चलो mm चला गया तो ओमेगा स्क्वायर 9g/10l. अब आवे. अब क्यों मैंने ओमेगा फाइंड किया पता है ना, AC इज इक्वल टू AC के इक्वेशन याद आने चाहिए, v²/r. બોલો હું લખું પછી બોલે હાર v²/r. આ જ એકલા બધાને યાદ હોય. આર ઓમેગા સ્ક્વેર બહુ ઓછાને યાદ હોય. ઓમેગા વી તો આવું આવે એમ પૂછે.
चलो तो मेरे को ओमेगा मिल गया ना, तो ये जो पार्टिकल था ना यहाँ पे पार्टिकल, उसका एसी मिल गया। अब इसका एसी क्या आएगा पता है? ओमेगा तो पूरे सળિયા के लिए सेम रहता है, ऐसा पढ़ाया आज मैंने। આખા સળિયા માટે ઓમેગા કેવું હોય? સેમ। તો આપણો આ પાર્ટિકલ કેટલા ડિસ્ટન્સ પર છે? એલ છે ને, તો એસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલ ઓમેગા સ્ક્વેર। ચાલો એસી આવી ગયું। હવે એટી ફાઇન કરવાનું છે। આ એટી કેવી રીતે ફાઇન થાય अलंकृता? एटी यानी जो स्पीड बढ़ाता है। स्पीड कौन बढ़ाएगा? टॉर्क। और एटी इज इक्वल टू, आपको ये भी मालूम है, आर अल्फा। अब अल्फा अगर फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? टॉर्क, क्योंकि टॉर्क में ही आई अल्फा आता है। तो ये जो सળિયા है ना, आ जे સળિયો છે ને, એનું આપણે એ ઇન્સ્ટન્ટ પર ટોર્ક શોધવા। આપેલી વર્ટિકલ લાઈન, સળિયો આમ હતો, આમ કેટલા એંગલ હતો? तो अब हरिवंश, इसका mg बेटा ऐसा हो गया, ऐसे सेंटर ऑफ मास पे फोर्स दिखाओगे आप, कितनी दूरी पे है? L/2। चलो ये भी एंगल कितना आएगा? 37। mg નો આ કમ્પોનન્ટ ટોર્ક પ્રોડ્યુસ કરે નહીં, એટલે ટોર્ક ગણવા માટે આપણે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઓ, તો mg નો આ કમ્પોનન્ટ અને એનું પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ L/2 વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઓ, ટોર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा mg sin 37। आवड़े छेल्ला लेक्चर में मैं कीधेलू भक्ति 3 4 5 वाला ट्रायंगल याद है ने? चल आई एटले तो अल्फा 9 G अपॉन 10 L। चलो अल्फा बधा माटे सेम ज हशे, तो मारे तो भाई आ टीपना पार्टिकलनो एटी शोधवानुं छे। तो एटी इज इक्वल टू कितनी दूरी पे है ये? एल ना, तो एल अल्फा 9 G/10। चलो एसी मिल गया आपको, हाँ, सेंटर की ओर एसी, तो आपको आप ए मिल जाएगा। ए यानी क्या? AC स्क्वायर प्लस ए। तो फिर ये जो इसका मास क्या है? DM है ना, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? DM इंटू ए। तो अहियाँ तमने शू शोधता आवड़વું જોઈએ मिस दिशा? एक तो AC અને બીજું AT। AC શોધવા માટે પેલું ઓમેગા શોધી કાઢવા, એટલે આર ઓમેગા સ્ક્વેર, ને એટી શોધવા માટે ટોર્ક શોધી કાઢવા, તો એટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર આલ્ફા। હા, ને ટોર્ક શોધવા માટે ફોર્સ ક્યાં બતાવવાનું મિસ? હું પરપેન્ડિક્યુલર સેન્ટર ઓફ માસ પર બતાવવાનું, અને પછી ટોર્ક એટલે फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टेंस, मतलब कि अपने mg sin 37 इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टेंस। सही बोला? पढ़ी ध्यान खबर? पछी पछी चलो हवे वो वाला प्रॉब्लम। अब 3 प्रॉब्लम है मॉड्यूल में। स्ट्रिंग इज wrapped ओवर द एज ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। आपको ऐसी एक डिस्क दी गई है, एक स्ट्रिंग एनी पर वीटाड़ेली है, અને એનો ફ્રી એન્ડ જે છે સીલિંગ સાથે જોડાયેલો છે।
નાના હતા ને પેલો યોયો વાળું રમકડું તમે રમતા હતા. ધ ડિસ્ક મૂવ્સ ડાઉન અનવાઇન્ડિંગ ધ સ્ટ્રિંગ, मतलब कि हम लपेटेली डोरी थी छोड़ दी तो ये कैसे जाएगा मीन्स ऐसे घूमेगा कि फिर कैसे घूमेगा, पहले तो ये देख तू आम ज ने आम हो तो वीटाई हाँ आम घूमे आम. The disc moves down unwinding the string, find the downward acceleration of the disc. पहले तो कौन ले जाएगा mg, क्यों ले जाएगा, ऊपर यहाँ पे रहेगा टेंशन पता है ना. अब विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे ले लो तो mg कौन सा वाला टॉर्क लगाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे घूमना पड़ेगा, ये पॉइंट की रिस्पेक्ट में घूमना पड़ेगा. ओ की रिस्पेक्ट में टी का टॉर्क कितना है, ओ ની રિસ્પેક્ટમાં ટીનું ટોર્ક કેટલું 0, ઓની રિસ્પેક્ટમાં mgનું ટોર્ક एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगी ना ऐसे. એટલે આંગળા આમ રાખવાના, આમાં એક આંગળું ઓપર ને બીજું mg ના ટેલ टू हेड पर જવા. सही है. कुछ पूछना चाहती है मिस? अब हाँ तेल पीवागी मासलेस ज होय, मासलेस ज होय. वेरी गुड क्वेश्चन. ना मास वाली हो तो डेंजर थाय, मासलेस ज छे. तो मैंने उस टाइम पढ़ाया था. इसका एक्सीलरेशन फाइंड करना. एक्सीलरेशन यानी नेट फोर्स अपॉन टोटल मास. अच्छा तो घूम भी रही है, गिर रही है, साथ में घूमते हुए गिर रही है, I/r². कौन है तू, तो कि डिस्क mr²/2. चलो mm तो चला गया 2g/3. यही प्रॉब्लम अपने स्कूल में पहले mg - t डेट इज इक्वल टू ma, फिर वो t यहाँ पे टॉर्क या फिर इसके रिस्पेक्ट में t टॉर्क लगाएगा, फिर वो वाला इक्वेशन में से टॉर्क वहाँ पे t की वैल्यू लिखी, फिर यहाँ पे ऐसा सर ने पढ़ाया था कि इसका जो a है वहीं at है, फिर बाद में आपने लिखा था. ये 2 स्टेप का क्वेश्चन. अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो नीट वालों थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है. 9 पेज ले. તમને સમજ પડે ભલે આ ટાઈમ જાય, પણ આ બધા તમે આવતા વર્ષમાં આ કયો મહિનો ચાલે ડિસેમ્બર, એમાં તમે 10 વખત જો કર દર મહિને તમે એક વખત આ બધા ચેપ્ટર જુઓ ને 12 મહિનામાં 12 વખત આ ચેપ્ટર જુઓ ને પછી તમને કોઈ પાડી જ ન શકે. સમજાય? મેં કોઈ વસ્તુ એવું બાકી જ નથી રાખી ભણાવવાની. એટલે જાક ભણજો ઘરે ગઈને, ખાઈ પીને હુઈ નહીં રહેતા. હવે figure shows a rough track, a portion of which is in the form of a cylinder of radius capital R. With what minimum linear speed should a sphere of radius R be set rolling on the horizontal part so that it completely goes round the circle on the cylindrical part? નીટમાં તમને આવું પૂછી શકે, ધ્યાન રાખજો. અત્યાર સુધી તમે આવું ભણેલા ચેપ્ટર નંબર 5માં મેં આ લોકોને આવું ભણાવેલું, ચેપ્ટર નંબર 5માં કે અહીંથી તમે જો આને એક સ્ટ્રિંગ હોય, સ્ટ્રિંગના છેડે એક ઓબ્જેક્ટ બાંધેલો હોય, √5gl સ્પીડ આપું
તો કમ્પ્લીટલી વર્ટિકલ સર્કલ એ ફરે. આ લોકોને ક્યારે કેટલું થાય એ બધી વસ્તુ એ લોકોને મેં થોડું ડિટેલમાં આ બધું સમજાવેલું છે. તમે જ્યારે પાછા ભણશો ને મિસ એટલે થઈ જશે, ચિંતા નહીં કરતી તું. પણ આ જેટલું ભણે છે ને હવે તે કીપ કરજો એમ. સમજ્યા? ચાલો તો હવે બધું છેકાઈ ગયું. અહીંયા તમને આવો એક ટ્રેક આપેલો છે અને આ જે ટ્રેક છે ને એનો આટલો પોર્શન યાજ્ઞિક હોરિઝોન્ટલ છે. અને અહીંથી તારે આને ગબડાવવાનો છે. કોને? એક સ્પિયરને. સિલિન્ડર છે, સિલિન્ડરને કે સ્પિયરને કે જે ગબડી શકે એવું તેને ગબડાવવાનું. આની रेडियस r है. जैसे ही यहाँ पे आएगा ना, अब मैंने बोला था उस टाइम पढ़ाया था, जो अगर भूल ना गए हो तो, इसकी ये v होती है, ये ओमेगा होती है. प्योर रोलिंग के लिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा. अगर ये अमेरिका तक हॉरिजॉन्टल होता तो v कांस्टेंट, ओमेगा भी कांस्टेंट. कांस्टेंट स्पीड से वो चला ही जाता, क्योंकि आइडियल बॉडी है. लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया तो अब उसे चढ़ाई करनी है, ऊपर जवानों से. अगर कम वेलोसिटी से हम जाते, इसको छोड़ देते तो थोड़ा ऊपर जाके यहाँ तक जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं था. वो नीचे ऐसे आ जाता गबड़ते हुए. पहले ऐसे ऐसे गबड़ते जाता, फिर कहीं पे भी ये स्टॉप होता, फिर बोलो बाद में ऊंधा गबड़ के आता है, ऐसे उल्टा, ऊंधा नहीं उल्टा गबड़ के आता. समझ पड़े श्रीजा? वो उल्टा गबड़ते हैं. हंसने उठी. આમ ઊંધો ગબડીને આવે, હું એમ કહેવા માગતો હતો. ગુજરાતી બોલવાનો હતો. તો અહીંયાથી આમ ક્યારે અમુક સ્પીડ કરતાં ઓછી હોય તો थोड़ी और ज़्यादा देते, और अगर ये हाफ वाला पोर्शन भी कट कर लेता और यहाँ पे आके उसका ओमेगा ज़ीरो हो जाता. ज़ीरो भी नहीं होता, लेकिन कुछ नहीं होता तो वो क्या यहाँ से ऐसे लुढ़क जाता. ये નીચે પડે આમ, કારણ કે આ જ્યારે જાય ને ત્યારે અહીંયા નોર્મલ फोर्स ज़ीरो થાય, ત્યાં કોણ થાય? टेंशन ज़ीरो. तो जहाँ पे नॉर्मल ज़ीरो होगा, अब नॉर्मल कहाँ पे ज़ीरो हो सकता है? आधी सरफेस से ऊपर, क्योंकि तब जाके ही एम जी का ये कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा और ये एम जी साइन थीटा, मतलब कुछ पता चला ये. लेकिन यहाँ पे अगर रहेगा ना तो एम जी इधर लगेगा, इधर एम जी का ये कंपोनेंट और ऐसे दो कंपोनेंट मिलेगा. पता है आपको? अगर ये सरफेस पे एम जी समथिंग लग रहा है तो सरफेस भी एम तो देगी ही देगी, लेकिन अब ये एम जी का ये कंपोनेंट ऐसे लग रहा है, पता है ना, सरफेस नहीं भी दे सकती. तो कहाँ से गबड़ने का चांसेस शुरू होता है? हाफ से ऊपर जाओगे, અહીંયા एन में बिकम ज़ीरो. तो इसे अगर पार करना हो ना तो आपके पास इसको स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा स्पीड होगी ना तो टूवर्ड सेंटर आपको क्या लगेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स मिलना चाहिए. अब ये सेंट्रीपेटल फोर्स सपोज एम वी स्क्वायर बाय आर, इट इज़ इक्वल टू ये एम जी वाला कंपोनेंट सपोज कॉस थीटा लिख देता हूँ. और अगर ये कम पड़ गया तो एन को भी लगना पड़ेगा, क्योंकि एन नहीं लगेगा तो मैंने इन लोगों को पढ़ाया है, आपको भी पढ़ाऊँगा कि जब भी आप सर्कुलर मोशन करते हो ना तो आपकी टेंडेंसी, वृत्ति सेंटर से अवे जाने की होती है, दूर जवानी हो. એટલે આ પેલાને ટ્રેકને પ્રેસ કરે તો ટ્રેક એને પ્રેસ કરે, મતલબ કે ટ્રેક કયું ફોર્સ લગાડે? એન.
अब n प्लस एम जी कॉस थीटा मिलके तो n लगेगा, लेकिन अगर ये कम होगी तो n भी कम होता जाए। जब n 0 होगा तो उस टाइम ऑन द वर्ज ऑफ लूज द कॉन्टेक्ट आएगा। तो यहाँ पे बोला क्या गया है पता है आपको? इसको कहाँ तक जाना है? सब निकल गया। इसको कहाँ तक जाना है? जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। તો જો કાં નીચે સ્પીડ પર આધાર રાખે. હું ક્યારનો એવું બોલું છું કે સ્પીડ પર આધાર રાખે. સ્પીડ છે વધારે હશે તો જ એ ઉપર ચડી શકે. હા, અને ક્યાંથી એ પડી જાય તો ક્યાં n 0 થઈ શકે? હાફથી ઉપર જાય તો, કારણ કે ભાઈ mg આમ લાગવા લાગે. અહીંયા હોય તો mgનો આ કમ્પોનન્ટ હોય, પણ અહીંયા હોય તો mgના બે જ કમ્પોનન્ટ. આ કમ્પોનન્ટ એને નીચે પાડવા ટ્રાય કરે. અને હવે જો ટકી રહેવું હોય તો એની પાસે સ્પીડ હોવી જોઈએ કે જેથી સેન્ટ્રીપેટલ ફોર્સ આ પ્લસ એન પ્રોવાઈડ કરે. કહેવત પડી મિસ? સારું, તો જાક જોવાનું આવું બધું મેં આ લોકોને શીખવેલું, પણ તમે લોકો ભણ્યા નથી ને એટલે પાછું રિપીટ કર્યું. क्या मैंने बोला? टेंशन तो मैंने बोला ही नहीं है. नॉर्मल फोर्स. स्ट्रिंग वारू હોય તો ત્યાં टेंशन आवे ना અહીંયા आवे तो नॉर्मल आवे. स्ट्रिंग में टेंशन होता है क्योंकि उसको घुमाना पड़ता है. ये तो खुद ही घूम रहा है. किसी को घुमाने के लिए क्या होना चाहिए? टेंशन. चलो स्ट्रिंग जयती यार अला किसी को मतलब स्ट्रिंग ने घुमावा माटे अपनी पासे एमां शुं होवुं जोईए? टेंशन. पास स्ट्रिंग थोड़ी ज अहींया. चालो हवे अहींया आવું કીધું જયતી આ છેક અહીંયા પહોંચી જાય છે અને અહીંયા એની સ્પીડ એટલી છે. સપોઝ આને સી પોઈન્ટ લઈ લો, आ ए पॉइंट कि जेथी जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल. यहाँ पे आके ही एन क्या होता है? 0. अब यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है? mg. चलो इसकी भी रेडियस है, हके ना? अब पूरे सर्कल की रेडियस क्या है? कैपिटल आर. तो ये कितनी ऊंचाई पे गया ये सेंटर ऑफ मास? 2 टाइम्स आर माइनस आर. दौड़ी आई हुआ अला ये डिस्टेंस आएगा आर माइनस आर. पूरा 2r था ये. इतनी बड़ी फिगर मैंने क्यों ड्रॉ की पता है? कि आसानी से आपकी आँख को ये ऐसे डिस्टेंस निकाल सके. हाँ चलो अब अहियाँ सी ने जोवानुं पहला मिस एट पॉइंट सी जस्ट कम्प्लीट वर्टिकल सर्कल एवं आवे ने एटले त्यां टेन्शन 0 थतो हतो स्ट्रिंग माटे. अहींया शुं थाय? अने आ बधा गोखेला होवा जोईए. आ पण मैं भणावेલું છે. આ લોકોને સર્ક્યુલર મોશનનું ડાયનેમિક્સ ભણાવે અને મોટકા કુવા पार्ट 2 भणावे. उस टाइम मैंने बोला था कि यहाँ पे कितनी स्पीड होनी चाहिए. मैं तो डायरेक्टली लिखता हूँ VC इज इक्वल टू √RG, लेकिन यहाँ पे R क्या है? ऐसा मैंने लिखवाया. चलो लेकिन फिर भी आप लोग ने पढ़ा नहीं है तो यहाँ पे स्पीड VC है सेंटर ऑफ मास की. mvc². रेडियस क्या होगी मिस? R माइनस आर. सेंटर ऑफ मास को ही देखना है. mv²/r कौन लगाएगा? सिर्फ और सिर्फ mg. mm चला गया. मेरा टाइम तो पहले से ही बच जाता. मेरे को पता है कि वहाँ पे ही n 0 होगा तब जाके वर्टिकल सर्कल घूम सकेगा.
अगर आगे यहाँ पे n ज़ीरो हो गया तो क्या होगा, स्पीड तो है, यहाँ से वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा. क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन. ચલો સમજાઈ જાય. હવે આમ જોજો. સારું, બસ તો કામ થઈ ગયું. હવે વીસી મળી ગયું. હવે એનર્જી કન્ઝર્વેશન, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन. हाँ, ई ए इज इक्वल टू ई सी. मेरे को क्या फाइंड करनी है पता है? देखो देखो, क्या लिखा है, विथ वॉट मिनिमम लीनियर स्पीड. कितनी लीनियर स्पीड से हमें इसे धक्का मारना है कि तब जाके वो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, सॉरी सर्कल जो है वर्टिकल, वो कंप्लीट कर सके. यानी कि कहीं पे भी अपना साथ छोड़े नहीं, किसका, ट्रैक का. तो चलो, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन. अब यहाँ पे इसको मैं रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी मेरे को फाइंड करनी पड़ेगी. ઉપર જાય છે એટલે સ્થિતિ ઉર્જા પણ મારે ગુજરાતીવાળા શોધવી પડશે. દવે દેવાંશી. ચાલો ઈ એ તો અહીંયા તો ખાલી કાઇનેટિક એનર્જી હતી. હવે પ્યોર રોલિંગ હોય ને, પ્યોર રોલિંગ તો બોલો કાઇનેટિક એનર્જી ડાયરેક્ટ લખતા શીખો યાર. હાફ એમ વી સ્ક્વેર 1 + k² / r². पढ़ाया था मैंने. के टोटल की फिर लिखूं नहीं तो हाफ एम वी ए स्क्वायर 1 + k² / r², 0. क्योंकि दो मोशन कर रहा है, वो जा भी रहा है और घूम भी रहा है. चलो सी के पास हाफ एम वी सी स्क्वायर 1 + k² / r² प्लस एम जी टू r - r. मिस हाफ एम चला जाएगा. वी ए स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है. k² / r², कौन सा वाला सिलेंडर है ये? हाँ, कौन चला सिलेंडर वाળો? પેલો ટ્રેક સિલિન્ડ્રિકલ ટ્રેક છે, ફરે છે તો સ્ફિયર છે. યાર યાજ્ઞિક, તું એ વાત તો સ્ફિયર મેં કહું સિલિન્ડર કેવી રીતના આમ જતો હોય, જો તો મિસ્ટર. તો સિલિન્ડ્રિકલ ટ્રેક છે, એમ ભૂંગળા જેવું છે. આપણે પેલું ભૂંગળું નહીં પડેલું હોય, આ ગટર લાઈન ખોટતી વખતે પેલા ભૂંગળા, એમાં આપણે એમ લોખોટીને ગબડાવવાની. આવું ગઈને ઘરે ગઈને ગબડાવજો તમે. એમ રસ્તામાં પેલા ભૂંગળા પડલા છે ને, એકાદ લોખોટીને એમ ગબડાવવા, થોડી ઓછી સ્પીડથી. પછી જોવાનું કે જો અહીંયા પડી જાય. હું ઊભો કરતો, કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ r / √2/5 तो k² / r², 2/5. तो आ 2/5. चलो VC² लिखा हुआ है मैंने ऊपर, कितना आया, r - rg. अरे कोई बात नहीं. चलो 1 + k² / 2/5. अब यहाँ पे बगड़ा था याज्ञनिक, बगड़ा था, एम था. यहाँ पे एम निकल गया, लेकिन बगड़ा तो नहीं था ना. 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. સિમ્પ્લિફિકેશન ઘરે આપો આપ. અડધું તો નીટવાળા આને લીધે જ, અડધા તો પહેલેથી ડિસ્કોલિફાય થઈ જાય. આજ નહીં આવડ્યા. આપણે અહીં આપણી સ્કૂલમાં 1200 સંખ્યા હોય ને, એમાંથી 800 જણા તો ડિસ્કોલિફાય આને લીધે જ થાય. હા સાદું સર, આ બે ક્યાંથી આવ્યો? બે તો બબુચર. તો VA² 2/7. આ સિમ્પ્લિફિકેશનમાં જ અડધા ડિસ્કોલિફાય. 800 ની હવે તો આ વર્ષે તો વધારે છે. તમારે લીધે તો, બાકી મારી ભૂલ થાય જ નહીં. મને ને ગભરાઈ નાખ્યો એટલે. VA², ચલો 7/5 7/5
निकल गया. एक्चुअली आम आम लखवा मागतो હતો 4G 5/7. હા એટલે એવું નહીં આવડતું એને સાદું કરજો યાર. આવું તમારા લીધે મારું બધું ગણિત જતું રહેવાનું. 5 × 4 20 ને 7 27. પાંચ ગુણ્યા 4 20 બેન. પછી 7 છે, 7 ને 20 27. क्या आप वो 800 खुश नसीब में से आते हो 900 में से? અંડર રૂટ તો હજુ કરું ને હું, અને મને પૂછ્યું એટલે ચાલો તો એને પૂછ્યું એટલે બેન, બાકી મારા બુદ્ધિ તો છે જ ને આટલી. તો આવડો દાખલો ગણ્યો તો આ તો આવડે જ ને હવે. ચાલો ઊંઘમાં તમે વચ્ચે વચ્ચે પૂછપૂછ કરો, ઊંઘમાં ભૂલ નહીં થાય. વચ્ચે પછી પૂછજો ઓલા 12મા વાળાને, એક દિવસ 1:30 વાગ્યા સુધી ભણાવ્યો, અડધો ઊંઘમાં હતો એમ, તો એ આખું ચેપ્ટર પૂરું કરી નાખ્યું. પેલા કંઈ સાહેબ છોડતા કેમ નથી. વચ્ચે એક દિવસ એવું થયું, એ લોકોની સિલેબસમાં હતું ને તે ભણાવી દીધું. બોર્ડમાં બધું ન હોય એમ. बोर्ड अंदर तुम्हारे वो गॉसिस थ्योरम कितने हैं? 3 ही है ना मॉड्यूल में. गॉसिस थ्योरम की एप्लीकेशन 3 तक ही है. वो बोर्ड वाले पढ़ने आए थे एक बार, तो 7 मैंने पढ़ा. मैंने 7 पढ़वाई है वहाँ पे. हाँ पाछा बिचारा दया एटला कि बीजे से मोड़े કરીને આવ્યો. ચાલો 79 ભાઈ કટ કરવાનું છે. એ છે જ નહીં, હાઈસ નહીં, એ નથી બેન. આ એટલા માટે કટ કરવાનું છે, JEE વાળા તમારે કરવાનું, પણ એ એડવાન્સ આવે ત્યારે હો. બાકી બધા મીન્સના કન્સેપ્ટ આવી જાય. ચાલો સારું. હવે થીન સ્પેરિકલ સેલ આપણું મોડ્યુલ છે ને, લગભગ મોડ્યુલ તો જો કે નાનું જ છે, એકદમ ફટાફટ થઈ જશે. આ બધા સમજો ને ઘણજો પાસે. હવે છે ને છેલ્લા જ કન્સેપ્ટ બાકી છે રોલિંગ વાળા, બાકી બીજા બધા ટોર્ક ને બધા મેં કરાવી દીધા. થીન સ્પેરિકલ સેલ ઓફ રેડિયસ આર lying on a rough horizontal surface is hit sharply and horizontally by a cube. તમને ખબર પેલો જે પુલની ગેમ હોય, પુલની ગેમ, એમાં એમ ગોળા એમ ગબડાવવાના ન હોય એમ ક્યુથી, એ પછી આવે છે. એટલા માટે છે, એનો દાખલો મિસ અહીંયા છે, અને એની આ એક મેથડ અહીંયા છે. હા, આ મેથડ 1 અને પેલી જે છે ને એ મેથડ 2 છે. આ મેથડ 1 છે અને આ જે છે ને એ મેથડ 2 છે. હા, કંઈ મેં લખી નથી રાખ્યું. આ પહેલાં મેં કોઈને ભણાવ્યું હોય ને તે જ બેઠું તમને આપ્યું. અમે લખ્યું નથી એટલે ભૂલે આવી શકે લખવામાં, અથવા કંઈક જગ્યાએ કંઈ એમ છેકાઈ પણ ગયું હોય. ચલો આમ જોજો પ્લીઝ. થીન સ્ફેરિકલ સેલ ઓફ રેડિયસ આર લાઇંગ ઓન અ રફ હોરિઝોન્ટલ સરફેસ ઇઝ હિટ શાર્પલી એન્ડ હોરિઝોન્ટલી બાય અ ક્યુ. ક્યુ એટલે લાકડી, એનાથી આને ધક્કો મારવાનો. વેર શુડ ઇટ બી હિટ સો દેટ ધ સેલ ડઝ નોટ સ્લીપ ઓન ધ સરફેસ. હવે જો તમને એટલી ખબર હોય, આ સેન્ટર ઓફ માસ, જો હું ક્યુને આમ અહીંયા ઠોકર મારું ને આમ,
तो बोलो फरे ज नहीं, बिकॉज सी के रिस्पेक्ट में टॉर्क लगेगा नहीं और सीधा जाएगा। अला भाई, हाँ ये सीधा जाएगा तो पहले ये स्लिप होगा यहाँ पे फ्रिक्शन, कौन सा वाला, काइनेटिक। तो जैसे मैंने क्यूब से ऐसे धक्का मारा तो फिर थोड़ा आगे जाके ये स्लिप होने लगा ना, फिर रोटेट होगा। लेकिन पहले तो स्लिप हुआ, यानी कि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग नहीं है, पहले स्लिपिंग बाद में रोलिंग। अल्लाह भाई, क्योंकि मैंने तो स्टिक लगा के ऐसे छोड़ दिया, तो अब क्या होगा? हाँ, फिर गबड़ेगा वो, एट दैट टाइम नहीं गबड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे स्टिक लगाई होती है ऐसे, तो इसके रिस्पेक्ट में बोलो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाए, साथ में स्लिप होने की ट्राई करेगा। जैसे ही स्लिप होने की ट्राई करेगा तो फ्रिक्शन बोलो क्या है पे लगेगा पीछे। अगर ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो ये काइनेटिक हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरफ और वो कम होगा तो इस तरफ। ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन आएगा, वो आपको अभी नहीं समझा ना, मेरे को सिर्फ यही प्रॉब्लम समझना है। નીટમાં આવેલું હતું ખાલી આટલું, નીટમાં આ ક્વેશ્ચન છે ને આપણા મોડ્યુલમાં છે। આમાં સ્મૂથ સરફેસ હતી અને આનું એક્સિલરેશન પૂછે, ફોર્સ ક્યાં લગાડવું જોઈએ કે જેથી બોલો એક્સિલરેશન સેમ રહે। તો કંઈ પણ કોઈ પણ જગ્યાએ ખાલી મારે એક્સિલરેશન પૂછેલું છે, तो कहाँ पे भी फोर्स लगाओ, जब एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो फोर्स कहाँ पे दिखाओगे आप? सेंटर ऑफ मास पे। तो एक्सेलरेशन तो हर बार सेम आएगा, ऐसा मॉड्यूल में क्वेश्चन देखना, परसों बताना मेरे को। अब यहाँ पे क्या है, मैंने कहाँ पे फोर्स लगाया? अपवर्ड। जैसे ही अपवर्ड फोर्स लगाया यानी मोमेंटम दिया। इसकी 2 मेथड है, 3 मेथड है, सबसे आसान वाली मेथड है ये। तो इनिशियली विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आप देखो तो क्यू ने क्या दिया था? मोमेंटम। सी के रिस्पेक्ट में कितना मोमेंटम था? mv इंटू आर। ऐसे क्यू हमें रखनी नहीं है, जस्ट ऐसे हिट करनी है। तो कितना मोमेंटम मिला था पहले? mv और कितना h। अब ये तो चला गया ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये घूम नहीं रहा है, पता है ना, सॉरी स्लिप नहीं हो रहा है। तो इनिशियल कितना आएगा? mv परपेंडिकुलर डिस्टेंस h। फाइनली ये क्या होने लगा? रोटेट होने लगा। और किसकी रिस्पेक्ट में मैंने पूछा हुआ है? सी की। तो सी की रिस्पेक्ट में तो प्योर रोल कर रहा है, तो इज इक्वल टू आई। क्या? आई। चलो, तो एम वी एच, आई क्या आएगा? कौन है? सेल है ने, 2/3 mr² ओमेगा। तो एच आएगा आपका। और दूसरा प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा यानी v/r। तो डायरेक्ट लखी दो ना હવે તો આમ અહીંયા લખી દઉં છું। हरिवंश mm जाए, ओमेगा ओमेगा जाए, आर जाए, तो 2r/3। આટલી હાઈટ પર જ્યારે તમે ક્યુને ફટકારશો ને તો જ શું થશે? એંગ્યુલર, મતલબ કે રોલિંગ વિધાઉટ સ્લીપિંગ। આની સૌથી ઇઝી મેથડ છે। પછી ટાઈમ આવે ને તો આની બીજી મેથડ, ફોર્સવાળી મેથડ પણ બતાવીશ।
ये मैंने क्या सोचा पता है, ये क्यों गया, मोमेंटम मिला तो कितना मोमेंटम, फोर्स लगा यानी क्या मिला था, कितना मोमेंटम मिला था, mv। हाँ, किसकी रिस्पेक्ट में मैंने, सी की रिस्पेक्ट में, तो इनिशियल मोमेंटम mv इंटू एच, हाँ, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब सी की रिस्पेक्ट में वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, रोटेशनल। सपोज मैं यहाँ से लेता तो फिर ज़्यादा ज़्यादा सब कुछ मेरे को गिनना पड़ता, हाँ, फोर्स भी लेना पड़ता, टॉर्क भी लेना पड़ता, फिर वो जो मेथड करवाई थी, इनिशियल एक्सेलरेशन a0, और a0 इज इक्वल टू r अल्फा 0, ऐसा ऐसा गिनती करना पड़ेगा। चलो, खबर પડે તમને? ચાલો હવે અહીંથી છે ને આ છેલ્લા ટાઈપના દાખલા બાકી રહેજો. કેટલા બાકી રહ્યા? 2 જ. છેલ્લો ટાઈપ એટલે આપણે મોડ્યુલ સ્ટાર્ટ થઈ જશે. આ છેલ્લો ટાઈપ અડધો કલાકનો બધા ફ્રિક્શન. તમે કદાચ જો એવું હોય તો વાંચી ના આવજો. આ બધું નહીં વાંચતા તમે ઊંધું વાંચશો. રહેવા દો.